अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि इंसान चाहे भी तो उन्हें भूल नहीं सकता। आज की कहानी में एक नहीं कई वाक्य हैं जिनके सिरे एक दूसरे से जुड़े हैं। हमें यकीन है एक बार आप इसको सुनना शुरू करेंगे तो आखिर तक सुनेंगे। मेरा नाम नसीर है। हम कराची के इलाके कोरंगी के रहाशी थे। हम 5 भाई और 2 बहनें हैं। हमारा घर 250 गज पर पुरानी तर्ज पर बना हुआ था। यह घर 2 हिस्सों में तकसीम था। एक हिस्से में 3 छोटे और एक बड़ा कमरा था। साथ ही एक छोटा सा किचन था। उसके साथ वॉशरूम था जो कि काफी अरसे से खराब पड़ा था, इसीलिए उसे खत्म करवाकर वहां वॉश बेसन लगा दिया गया। दूसरे हिस्से में सिर्फ एक बड़ा कमरा था और बाकी जगह खाली थी। वहीं एक कोने में एक और वॉशरूम बना हुआ था। यह खुला सहन इतना वसी था कि हम बहन भाई वहां आसानी से खेल सकते थे। अम्मी और अब्बू ने मिलकर सहन में क्यारियां बना ली और उनमें मुख्तलिफ पौधे लगा दिए। दिन के वक्त यह जगह बहुत खूबसूरत और सरसद लगती। रात को वॉशरूम जाने के लिए इस खुले सहन के दूसरे किनारे पर जाना पड़ता था। हमारी गली के आखिरी वाले घर के ऐन सामने पार्क की इराजी शुरू होती थी। इस उजड़े छोटे से पार्क के इसी कोने में एक कचरा कुंडी बनी हुई थी, मगर लोगों की नाहली और काहिली का यह आलम था कि कचरा कुंडी के अंदर कम और बाहर ज्यादा फेंका जाता था। नतीजन वहां कचरे का एक बड़ा ढेर जमा हो गया था जो निहायत बदसूरत और नागवार लगता था। हमारा घर गली के आखिरी घर से 2 घर पीछे था। यह सारा गन गली के आखिरी घर वालों के बिल्कुल सामने होता था, लेकिन हमें उसे क्या, जब उन लोगों को कोई एतराज न था जिनके घर के सामने यह सब हो रहा था, तो हम कौन होते थे। हमारे घर की छत से कचरा कुंडी का यह मंजर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वहां अक्सर कचरा जलाया जाता जिसकी बदबू इतनी शदीद होती कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। यह कहानी उसी कचरा कुंडी से शुरू होती है। उस वक्त मुझसे बड़े भैया 14 साल के थे। बाकी हम बहन भाई सब छोटे ही थे। हमारे घर से 3 घर छोड़कर एक बड़े मियाँ रहा करते थे। उन बड़े मियाँ के घर में जगह नहीं थी। 4 शादीशुदा बेटे और उनके 810 बच्चे, जगह हो भी कैसे सकती थी। जब उनके छोटे बेटे की शादी हुई तो बड़े मियाँ की चारपाई गली में डाल दी गई। वो बेचारे सारा दिन गली में चारपाई डालकर पड़े रहते थे। वो तबीयतन बहुत झगड़ालू थे। बेटों को और बहुओं को न सिर्फ बुरा भला कहते रहते बल्कि बहुत गंदी गंदी गालियां भी दिया करते। मैले कुचेले लिबास में मलबूस उन बड़े मियाँ की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता था। हमने भी बचपन से उनको ऐसे ही देखा था। वह हम बच्चों को क्रिकेट भी नहीं खेलने देते थे, बल्कि अब तो कुछ पागल से हो गए थे। पत्थर उठाकर कचरा कुंडी में मारते, गालियां देते, हवाओं से लड़ते। बच्चे उनको देखकर हंसते तो बच्चों के पीछे पड़ जाते। एक दिन उसी चारपाई पर वो बड़े मियाँ मुर्दा पाए गए। कुछ दिन तो उनकी चारपाई घर के बाहर खड़ी रही और उस खड़ी चारपाई पर उनके इस्तेमाल शुदा कपड़े भी लटके रहे। और फिर एक दिन उनके बेटे ने न सिर्फ चारपाई बल्कि उनका वह बिस्तर और कपड़े भी लाकर उस कचरा कुंडी पर फेंक दिए। लोगों ने ऐतराज भी किया तो उनके बेटे ने जवाबन यही कहा, भाई ये कचरा फेंकने की जगह है, यहां नहीं डालेंगे तो कहां डालेंगे। ज्यादा कहासनी हुई तो उन्होंने वहीं पड़े सामान को आग लगा दी। कचरे के साथ वह भी जल गया। लोगों की जहालत के यह तो हालात थे। ऐसे लोगों को समझाना बेकार था। गली में सब लोगों ने बहुत थू थू की। उसी वाक्य की रात ही गर्मी की वजह से हम सब बहन भाई सहन में चटाई डालकर सो रहे थे। अब्बा तो अपनी चारपाई छत पर ले गए। उस रात मेरी आंख एक बच्चे के रोने की आवाज से खुली। वो आवाज बाहर से आ रही थी, जैसे एक नौमौलूद बच्चा बिलक बिलक कर रोता है। मैं सांस रोके वो आवाज सुनता रहा। मुझे यकीन था ये आवाज यकीनन कचरा कुंडी से आ रही थी। बाकी बहन भाई और अम्मा तो बेखबर सो रहे थे। मैं नींद का कच्चा था। इस मुस्तकिल आती आवाज से बड़े भैया भी उठकर बैठ गए और हम दोनों दबे पांव गेट की तरफ गए। वहां से यह आवाज थोड़ी वाज आ रही थी। गेट खोलकर देखने की हिम्मत तो ना मुझ में थी और ना ही बड़े भैया में, लेकिन तजस्सुस तो था। अचानक बड़े भैया के दिमाग में यह ख्याल आया, आओ नसीर छत पर चलकर देखते हैं। मैंने मना करना चाहा, लेकिन वह मेरा हाथ पकड़ कर ले गए। हमारे जीने पर पहुंचने तक भी बच्चे के रोने की आवाज मुस्तकिल आ रही थी। जब हमने छत पर कदम रखा तो अब्बा चारपाई पर बैठे हुए थे। वह भी यकीनन इस आवाज से डिस्टर्ब हुए थे। अब्बा ने हमें देखकर पूछा, तुम लोग ऊपर क्यों आए हो। इससे पहले हम जवाब देते, बच्चे के वह रोने की आवाज एक औरत के बैन में बदल गई। अब्बा ने तेजी से उठकर हमें अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया। बड़े भैया का और मेरा तजस्सुस तो अपनी जगह रह गया, उसकी जगह डर ने ले ली। अब्बा का रवैया भी अजीब था। वह मुंह पर उंगली रखकर हमें चुप रहने का इशारा करते नीचे ले आए। अब्बा ने हमें चटाई पर अपने साथ लिटा लिया। उस औरत के बैन की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन आवाज यहां हल्की थी। मैंने अब्बा से पूछा भी कि यह किसकी आवाज है। अब्बा ने हम दोनों को नसीहत की, आंखें बंद करके दुआ पढ़ो और सो जाओ,
हमने ऐसा ही किया। वो आवाज हल्की होते कब खत्म हुई पता नहीं। हम सो चुके थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब उठ चुके थे, लेकिन सब गायब थे। मैं परेशान होकर आवाजें देता इधर उधर भागा तो मुझे गेट की आड़ में खड़ी अम्मा और बाकी बहन भाई दिख गए। ये सब वहां क्या कर रहे हैं, यह सोचकर मैं फौरन उनकी तरफ लपका। मुझे देखते ही अम्मा फौरन बोली, जा नजर देख कर आ, बाहर हो क्या रहा है। मैं भी फौरन बाहर निकल आया। गली में रश था और सब घेरा बनाए बात कर रहे थे। भैया और अब्बा भी बाहर ही थे। मैं तो फौरन भैया के पास पहुंचा। उनसे पूछा क्या हुआ है। भैया ने बताया वो रोने की आवाज जो हमने सुनी थी, और भी मोहल्ले के लोग गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने भी उस आवाज को सुना था। हमारे पड़ोसी करीम चाचा रात तहज्जुद के लिए उठे। वह रोने की आवाज उन्होंने भी सुनी, लेकिन उन्होंने कुछ देखा था। वो बता रहे थे, मैंने सुना वो यही कह रहे थे। वो लोगों को तभी कर रहे थे, कोई भी रात को आवाज सुनो तो बाहर मत झांकना, क्योंकि कल रात उन्होंने जो मंजर देखा वह बहुत खौफनाक था। जब रोने की आवाज मुस्तकिल आती रही तो वह छत पर गए और छत से बाहर झांका तो उस कचरा कुंडी पर उन्हें वाकई कोई छोटी सी चीज पड़ी हरकत करती दिखी। उनको यकीन हो गया यह बच्चा ही है, कोई बच्चा यहां फेंक कर चला गया। इंसानी हमदर्दी के तहत वह फौरन नीचे उतरकर बाहर भागे कि कहीं बच्चे पर कोई जानवर हमला ना कर दे। अब जब दरवाजा खोलकर वो गली में आए, तेजी से उस तरफ बढ़े तो सामने फासले पर बनी कचरा कुंडी पर एक औरत बैठी थी। वह बैन करके रोना शुरू हो गई। वह लम्हों में समझ गए यह शैतानी खेल है। जो वह चीज चाहती थी वह हो गया। वह उनकी तवज्जो अपनी तरफ करके उन पर हमला करना चाहती थी। वो घर से निकल आए थे, लेकिन अल्लाह वाले बंदे थे। दुआएं और लाहौल पढ़ते वो फौरन वापस पलट गए और महफूज रहे। लेकिन फिर सारी रात उनके घर का दरवाजा वफे वफे से बजता रहा। उस वाक्य ने गली में सनसनी और खौफ फैला दिया। लोग तो बड़े मियाँ के घर वालों को भी बुरा भला कह रहे थे। सबकी मुत्तफ़क़ा राय यही थी कि पहले तो ऐसा ना हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले ऐसा हुआ नहीं। ये वाक़यात होते थे, बस चर्चा नहीं हुई। एक वाक़या 1 माह पहले का था, जब बड़े मियाँ हयात थे। मोइन साहब ने बताया उनके घर शाम में कुछ मेहमानों ने आना था, तो बेगम ने बच्चे को भरी दोपहर में गोश्त लेने दौड़ा दिया। उनका 12 साला बेटा जब गोश्त की थैली घुमाता इस कचरा कुंडी के सामने से गुजरा तो वहां एक गंदी सी औरत बैठी नदी नजरों से गोश्त को देख रही थी। बच्चा तेज था। उसने उस औरत को डपट कर कह दिया, क्या है, क्यों घूर रही है। तो वह औरत बोली, दे दे, मुझे दे दे। उसके बोलने में ना जाने क्या था कि बच्चा अपनी जगह पर रुक गया और उस कचरा कुंडी की तरफ बढ़ने लगा। वो तो गोश्त की थैली दे भी देता। बड़े मियाँ जो गली में हर वक्त बैठे रहते थे वह उसी वक्त आ गए और पत्थर उठा उठाकर कचरा कुंडी पर मारने लगे। बच्चा तो वहां से फौरन भाग आया। उसने घोष लाकर मां को दिया और कुछ ना बताया। जब वह घोष घर में पका तो काला स्याह हो गया था। घोष की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने कसाई से भी मुंहमारी की। सभी को याद था मोइन साहब और कसाई का फड्डा। मोई साहब का कहना था उस दिन के बाद से वह मुख्तलिफ जगहों से बड़े का गोश्त खुद लाए, और उसके बाद जब भी गोश्त पकता कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि कोई भी नहीं खा पाता। हंडिया में पहले तो छिपकली गिर गई। पूरा सालन कचरा कुंडी में फेंकवा दिया। कभी गोश्त में बदबू आ जाती, कभी गोश्त लोहे जैसा सख्त हो जाता। यह मामला समझ से बाहर था। इस दौरान उनके बेटे ने सौदा लाना बल्कि बाहर जाना ही छोड़ दिया, लेकिन बताया कुछ नहीं। उन्होंने गौर ही ना किया कि वह बाहर जाने से डरता है। अभी कुछ दिन पहले ही यह मामला खुला। उन्होंने अपने तौर पर बेटे का दम दुरुस्त करवाकर इलाज करा लिया। इस बात का जिक्र किसी से क्या करते हैं। करीम चाचा यह सुनकर बोले, इसीलिए तो बुजुर्ग कहते हैं बाजार से कपड़े के थैले में घोष लाना चाहिए। नजर सिर्फ इंसान की नहीं, ऊपरी चीजों की भी होती है। गली में खड़े सभी लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया। करीम चाचा ने सबको समझाया भी कि सफाई निस्फ ईमान है। हम सबको कोशिश करना चाहिए उस जगह पर गंद ना फैलाए। लोगों ने बस सर हिला दिए, लेकिन अमल किसी ने नहीं करना था। सब घरों को लौट गए और फिर उस वाक्य और मुख्तलिफ बातों की चर्चा कई दिनों तक होती रही। 1-2 दिन बाद ही कचरा कुंडी का वही हाल था। उस वाक्य का असर हम बहन भाइयों पर यूं हुआ, हम लोग कुछ ज्यादा ही डरने लग गए। रात को बाथरूम किसी एक को जाना होता, 3-3 लोग मिलकर जाते। हालांकि हमारे घर में कोई मसला नहीं था। मसला उस जगह पर था जहां लोगों ने गंद डाला हुआ था, और फिर यह मसला घरों तक भी आने लगा। अब बारी थी कचरा कुंडी के ऐन सामने वाले घर की। यह घरा आना भी अजीब था। मियाँ बीवी, उनके 2 ही बच्चे थे, एक 20 साला बेटा काम्मी और 15 साला बेटी हिना। ये लोग मोहल्ले में भी किसी से ज्यादा मिलते मिलाते नहीं थे।
सिर्फ कामी की दोस्ती नादिर से थी और नादिर के छोटे भाई अकरम की बड़े भैया से अपने घर में हुए यह सारे वाक्य का कामी ने नादिर को बताए और अकरम ने सुनकर बड़े भैया को बताए। यूं हमें यह सब कुछ पता चला। मियाँ बीवी और कामी नौकरी किया करते थे। हिना स्कूल के बाद अपनी नानी के घर चली जाती। फिर यह सब लोग मगरिब के भी बाद लौटा करते। मगरिब की अजानों पर भी इनके घर की लाइट बुझी रहती थी। मोहल्ले वाले इनके घर में अंधेरा ही देखते आए थे। हद तो यह थी कि जब यह लौटते तब भी रोशनी नहीं करते। इस अंधेरे घर में गंदी चीजों ने आना जाना शुरू कर दिया। घर वालों को उसका एहसास भी नहीं हुआ। कामी अक्सर कहता, मैं अपने कमरे की खिड़की बंद करके जाता हूं और जब आता हूं तो खुली होती है। पहले पहल तो घर वालों ने तवज्जो न दी, यही समझा शायद भूल चूक हो जाती होगी, लेकिन मुस्तकिल इस चीज ने उनको थोड़ा चौंका दिया। फिर ऐसा भी हुआ। अक्सर घर में गंदी बदबू फैल जाती। इसको भी उन्होंने बाहर पड़े कचरे से मंसूब कर दिया। एक दिन नादिर ने देखा कि कामी के घर के बाहर कोई खड़ा है। अंधेरे की वजह से यही लगा कि कामी है। वह जब उससे मिलने के लिए आगे गया तो घर तक पहुंचने तक वह जो भी था वह घर में चला गया। नादिर बैल बजाने लगा। यह देखा ही नहीं कि घर पर तो ताला लगा है। वह बैल बजा ही रहा था, पीछे से कामी आ गया। उसने बाइक लाकर रोकी तो नादिर उछल पड़ा। उसने कामी को बताया, अभी तो तुम यहां खड़े थे। तो कामी हंसने लगा। उसको कहने लगा, भाई पगला गया है क्या? घर पर तो ताला पड़ा है। नादिर को यकीन ही ना आया। उसकी आंखों ने तो कुछ और ही देखा था, लेकिन कामी यह कहता रहा, तुम्हें वहम हुआ होगा। अब हिना की तबीयत कुछ खराब होने लगी और फिर वह ज्यादा ही बीमार रहने लग गई। बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं दिखती थी। वो कहती थी सुबह उसका जिस्म टूटता है, ऐसा लगता है बहुत मशक्कत की है और कुछ खाने को दिल भी नहीं करता। एक दिन रात को उसने सोते में चीख मारी। घर वाले भागकर उसके कमरे में आए। उसका जिस्म झटके ले रहा था और अकड़ा हुआ था। उसी वक्त गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर भी समझ ना पाए उसको हुआ क्या था। सब टेस्ट भी क्लियर थे और वह अस्पताल में बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उसको ये लोग नानी के घर ही ले गए। वहां ये भली चंगी हो गई तो उसको वहीं छोड़ दिया। अब वह वहीं रहने लग गई थी। कुछ दिन गुजरे। एक दिन कामी की मां ने शोर डाल दिया। नीले रंग की थैली में उसने अपना एक कीमती जोड़ा रखा था। वह नहीं मिल रहा था। सारे घर में ढूंढा, लेकिन ना मिलना था ना मिला। सुबह जब यह लोग घर से दफ्तर के लिए निकले तो वह नीला थैला सामने ही कचरा कुंडी पर पड़ा दिख गया। इस बात पर कामी के माँ बाप में लड़ाई हुई। बनती तो उनमें पहले भी नहीं थी। उसकी अम्मा का कहना था अब्बा ने लापरवाही से कचरे के साथ यह थैली भी फेंक दी, जबकि अब्बा का कहना था वो थैली उन्होंने उठाई ही नहीं, इस जोड़े में बह हो गई थी, फेंकना ही पड़ा। उस वाक्य के कुछ दिन बाद इत्तेफाक यह हुआ कि कामी की नौकरी चली गई। उन्हीं दिनों उनके घर वाले 3 दिन के लिए किसी शादी में शिरकत के लिए हैदराबाद चले गए। चला तो वह भी जाता, लेकिन उसको अगले दिन एक जगह इंटरव्यू देने जाना था। जाते जाते माँ हिदायत दे गई थी, मोटर जरूर चला लेना, आज पानी आएगा, सारे नल चेक करना। अब्बा लापरवाह थे तो अम्मा को हर बात बार बार बोलने की आदत थी। इस आदत से सभी तंग होते थे। घर वालों के जाने के बाद अम्मा की नसीहत एक तरफ रखकर उसने सारा दिन सोकर गुजारा। मगरिब से थोड़ी देर पहले उठा। माँ फ्रिज में खाना रख कर गई थी, निकाल कर खाया। नमाज कुरान तो ये लोग पढ़ते ही नहीं थे। खाली घर अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने तेज आवाज में डेक लगा लिया और मगरिब की अजानों पर भी डेक बंद नहीं किया। अजान खत्म होने से पहले ही लाइट चली गई। खाना तो वह खा चुका था। किचन की खिड़की से मोमबत्ती उठाकर जलाकर अपने कमरे में ले गया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। रात का अंधेरा फैल चुका था। लाइट के आने का अभी भी पता नहीं था। वह लेटा हुआ मोबाइल चलाता रहा। उसकी लापरवाही जब खत्म हुई, जब उसको किचन से कुछ आवाज आई। बर्तनों की उस आवाज ने उसको तशवीश में मुब्तला कर दिया। उस वक्त यही गुमान किया कि कोई बिल्ली तो नहीं आ गई। यही देखने वह मोबाइल की टॉर्च ऑन करके किचन की तरफ गया। किचन में कोई भी नहीं था। वह वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। किचन से वह वापस पलट ही रहा था कि उसको जोर से अपने कमरे की खिड़की बंद करने की आवाज आई। उस वक्त तक भी वो नहीं डरा था। यहां भी उसने ये समझा कि हवा से खिड़की बंद हुई होगी। वह अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि अम्मा की आवाज कानों से टकराई। कामी मोटर चलाई थी। उस आवाज से उसके रोंगटे खड़े हो गए। अम्मा तो हैदराबाद में थी। फिर यह कौन था? कामी सेकंड के हजारों हिस्से में समझ गया और उसने रेस लगाई। सीधा अपनी मां के कमरे में जाकर बेड के नीचे घुस गया। अंधेरा घर और तन्हाई। वह बेड के नीचे घुस तो गया, लेकिन उसको एहसास हो रहा था उसने खुद को फंसा लिया है। उसको बाहर भाग जाना चाहिए था। यही सोचकर वो बेड से निकलने लगा कि फिर अम्मा की आवाज कानों से टकराई। कामी मोटर चलाई थी। कामी के तो होश उड़ गए। उसने जल्दी जल्दी नादिर को कॉल मिलाई। पहली दफा में तो नादिर ने कॉल ही ना उठाई।
एक एक लम्हा कामी पर भारी था। दूसरी दफा उसने कॉल उठा ली। उसके फोन उठाते ही कामी बोला, मैं अपने घर में फंस गया हूं, कूद कर आजा, मुझे निकाल, और लाइन काट दी। लाइट आ गई थी। बाहर लाइटें रोशन हो गईं। उस कमरे की लाइट तो पहले ही बंद थी और डेक भी ऑन हो गया था। गाने चल पड़े। एक और चीज जो लाइट आने के साथ साथ चली वह थी पानी की मोटर, जो कि खुद चल पड़ी। कामी बेबस था, उसका बस नहीं चल रहा था। यहां से निकल जाए कि उसके फोन पर अम्मा की कॉल आने लगी। वो लोग हैदराबाद पहुंच गए थे। अम्मा खैरियत के लिए फोन कर रही थी। कामी ने कॉल रिसीव की। इससे पहले वो कुछ बोलता, दूसरी तरफ अम्मा बोलने लगी, हम पहुंच गए हैं कामी, तुमने मोटर तो चलाई थी ना। अम्मा के इस जुमले को सुनकर का काम के बेहोश होने की ही कसर रह गई थी। वो तो शुक्र है नादिर और एक और लड़का कूद कर आ गए। कामी साहब को रेस्क्यू किया गया बेहाल। कामी ने सारा माजरा कह सुनाया। नादिर ने पहले तो जाकर मोटर बंद की। पानी पानी दिन में आता था। इस टाइम खाली मोटर चल रही थी। डेक बंद करके कमरों को लॉक करके सामान उठाकर कामी अपनी नानी के घर चला गया। उनके घर में 3 दिन ताला पड़ा रहा। नादिर के तफैल पूरी गली को कामी के साथ हुए वाक्य की तफसील पता चल गई। फिर उस 3 दिन में कुछ लोगों ने उनके घर की लाइटें भी खुली देखी। किसी ने डेक की आवाज भी सुनी, किसी ने मोटर की। अब यह सच था या झूठ? लोग तो पर का भी कौवा बना लेते हैं। वहां कामी नानी के घर में बुखार में बेसुध पड़ा रहा। अब वह भी इस घर में नहीं आना चाहता था। हिना तो पहले ही नानी के घर थी। यही तय किया घर बेच दिया जाए। कुछ ही अरसे में कामी लोगों ने यह घर बेच दिया। रहीम चाचा ने लोगों को जमा किया, कमेटी बनाई, बलिया वालों से बात की। कुछ ताल्लुकात काम में लिए गए। इस जगह को बदल दिया गया। वो जगह साफ रहने लगी, लेकिन थी तो कचरे की ही जगह। हम लोग आते जाते भी इसी रास्ते से थे। इत्तेफाक ही हुआ, अब्बा को नाजिमाबाद में एक घर पसंद आ गया। इस घर को बेचकर हम नाजिमाबाद शिफ्ट हो गए। यह बेहतर इलाका था। यह थे उस जगह के किस्से जहां हमारा बचपन गुजरा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। संटी करीब से किस्सा बहन रेखी।